गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग जो एथिकल हैकिंग का क्लास ले रहे थे उसमें हमने फर्स्ट फेज डिस्कस किया था। रिकनसेंस, है ना? ये फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज स्कैनिंग, थर्ड फेज गेनिंग एक्सेस, फोर्थ फेज मेंटेनिंग एक्सेस, और फिफ्थ फेज था कवरिंग ट्रैक्स। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे कमांड्स को आपको बताएंगे जिनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियसली। ठीक है? उस में हम फर्स्ट फेज को कवर करेंगे। पूरी हमको एथिकल हैकिंग नहीं करनी है। जहां जहां से हमसे प्रश्न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं कभी, वो चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट फेज जो रिकनसेंस है उसका एक मॉड्यूल कह सकते हो, उसका एक प्री फेज कह सकते हो, जिसको बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं जिसमें ही हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी करते हैं। जैसे रिकनसेंस का प्रोसेस मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं इसमें। हम नेटवर्क और नेटवर्क से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। उस प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन सी कौन कौन सी ऐसी फेजेस हैं जिसको हमको यूज करना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी कमांड्स है जिसको हम यूज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये आपके जर्नल उसके लिए भी काम आ सकती हैं। ठीक है? ये जनरल आपके नॉलेज के लिए, या कभी आपको किसी वेबसाइट को चेक करना हो या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन चेक करनी हो तो आपके लिए ये काम आएंगी। ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये कमांड्स काम में आती है। मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि हमने एक वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट थी, उस वेबसाइट का गवर्नमेंट वेबसाइट थी, उस वेबसाइट को हम गवर्नमेंट जैसी एक वेबसाइट बनाई और उसने बहुत सारे अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज से, मतलब यूथ से पैसा इकट्ठा कर लिया फॉर्म के नाम पर। मैंने बताया था आपको। तो वही चीज क्या कहलाती है? फुट प्रिंटिंग कहलाती है। फुट प्रिंटिंग के ऊपर बात करते हैं किस तरह से हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं।
हो गया। चलिए, बेसिकली रिकंसेंस के बारे में हमने बात की थी। ये क्या है? ये वो फेज है जिसमें हैकर प्राइमरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हैकिंग से पहले की फेज मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। कि हम जब किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन, उसकी एक्सेस गेन करेंगे, उससे पहले की फेज है। यानी हम एक प्राइमरी लेआउट बना रहे हैं, उस लेआउट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में कौन कौन से गेट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, है ना, कितने इसमें वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेशन है, सॉरी। तो ये सब चीजें हमको इसमें पता लगा लगते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क का जितना भी सिनेरियो, कितने राउटर्स लगे हुए हैं, कितने नोड्स हैं, ये सब चीजें हम प्राइमरी उसकी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि फुट प्रिंटिंग क्या होती है, इसमें क्या लिखते हैं वो लिख लीजिए। रिकंसेंस रेफर्स टू द प्रिपरेटरी फेज, reconnaissance refers to preparatory phase, preparatory phase where an attacker where an attacker seeks to gather, seeks as double eks, seeks to gather as much information as possible, ठीक है। Then comes footprinting. Footprinting is the blueprinting, footprinting is the blueprinting of the security profile of an organization. It is one of the three pre-attack phases. तीन phases हैं. First one footprinting, second one is scanning, and the third one is innovation. ठीक है. Three pre-attack phases. It results क्या करती है? In unique organization profile with respect to network, नेटवर्क कौन सा है? सिंपल सी बात ये, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, वायरलेस है, ठीक है। और सिस्टम भी, सिस्टम का मतलब किस पर्टिकुलर सिस्टम को हम एक्सेस करने जा रहे हैं, ठीक है। कि वो सिस्टम ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए, अनअर्थ इनिशियल इंफॉर्मेशन, नंबर टू locate the network range.
एक एग्जाम्पल का नाम दे रहा हूं किससे करते हैं, ठीक है। अनअर्थिंग एक प्रोसेस है फुटप्रिंटिंग का, कैसे करते हैं किससे करते हैं, उस टूल का नाम दे रहा हूं। हैकिंग टूल है बेसिकली सैम स्पेड। इट इज एन एथिकल हैकिंग टूल, ठीक है। एथिकल हैकिंग मान लीजिए या जनरल हैकिंग मान लीजिए, लेकिन ये टूल है जो अवेलेबल है। कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या होता है वो नोट कर लीजिए। इट कॉमनली इंक्लूड, यानी इस प्रोसेस में इस टूल से कैसे करते हैं वो तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इट कॉमनली इंक्लूड्स डोमेन नेम लुकअप, डोमेन नेम लुकअप यानी डोमेन नेम को फाइंड आउट करते हैं। नंबर 2, लोकेशंस को ट्रेस आउट करते हैं, लोकेशंस। नंबर 3, कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस आउट करते हैं। कॉन्टेक्ट्स कौन से वाले, टेलीफोन और मेल वाले। कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें, इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ओपन सोर्स, ठीक है। दूसरा होता है एक वेबसाइट है हुइज, यानी आप डोमेन नेम कैसे फाइंड आउट करोगे। तीसरा है एनएस लुकअप, तो इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है पहले, ठीक है। हु इज, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम में एथिकल हैकिंग सिलेबस में रहा है उसमें इनके ऊपर प्रश्न पूछे गए, ठीक है। हु इज क्या है बेसिकली, किया है कभी किसी ने काम, नहीं किया है। ये बेसिकली एक रजिस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन रखता है, जो डोमेन नेम हम लोग रजिस्टर करते हैं। आप किसी भी डोमेन को whois.org के ऊपर डालकर देख लीजिए किस व्यक्ति ने वो वेबसाइट होस्ट कराई है, उसकी डिटेल आपको मिलेगी इसमें। वेबसाइट है बेसिकली ये, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसकी, किस व्यक्ति ने, हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन नेम। हमने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम डोमेन नेम को ट्रेस आउट कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हम सिंपली जो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर और मिल सकती है हमको, ठीक है। लोकेशंस को ट्रेस आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हु इज, देन नंबर 2 दैट इज, तो नोट करना चाहें तो लिख लीजिए हु इज बेसिकली a website which details about the full address of registrant। तीन इंफॉर्मेशन मिलती है इसके अंदर हमको, आपको पहली मिलती है रजिस्ट्रेंट। हुईज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, रजिस्ट्रेंट, किसने इसको बुक किया है, ठीक है। दूसरी मिलती है हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट। और तीसरी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है टेक्निकल कॉन्टेक्ट के बारे में।
ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका काम इस तरीके की डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करना है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। ये तो डोमेन नेम से रिलेटेड है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेंट वाला इंफॉर्मेशन आएगा उस पे डोमेन नेम किसने रजिस्टर किया उसका पूरा एड्रेस आएगा। ठीक है, कई बार ऐसी वेबसाइट्स मिलती है हमको और उसमें आपको अगर वो अवेलेबल है या नहीं है, कब एक्सपायर हुआ, ये सब डिटेल्स उसके अंदर आपको मिलेंगी। डोमेन सर्वर्स की भी लिस्ट मिल जाती है कि डोमेन सर्वर्स किस किस पर होस्टेड है वो। देन कम्स एनएस लुकअप। एनएस लुकअप इज ए प्रोग्राम टू क्वेरी internet domain servers, to query internet domain name servers, displays information that can be diagnosed, that can be used to diagnose, sorry, domain name servers that can be, that display information that can be used to diagnose domain name system infrastructure. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क सर्च लुकअप। ठीक है, हमको आपको हमने बताया कि इसके अंदर हम तीन चीजें करते हैं। पहले सबसे पहले हम डोमेन को फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा हमने किया लोकेशन ट्रेस करना। तो लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे वो नोट कर लीजिए। उसके लिए कुछ कमांड्स है। लोकेशन टू लोकेट नेटवर्क, टू लोकेट नेटवर्क, सिंपल नेम लिखवा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लोकेट करने के लिए हमारे पास एक है एरिन और दूसरा है, इसके बारे में तो सुन रखा होगा आप लोगों ने, एक कमांड है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट ट्रेस रूट और एरिन। इसके लिए जो हैकिंग टूल हम काम में लेते हैं उसका नाम नोट कर लीजिए। हैकिंग टूल जो हम काम में लेते हैं इसके लिए नियो, नियो, नियो स्पैड, नियो स्पैड। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 ये हो गया आपका लोकेशन ट्रेस आउट करना। सॉरी, ट्रेस रूट के बारे में बात करें, ट्रेस रूट के बारे में लिख लीजिए। ट्रेस रूट क्या है? ट्रेस रूट
is used to find out is used to find out a protocol called TTL, time to live. आईपी प्रोटोकॉल है TTL. It reveals the path IP packets IP packets travel between two systems क्लास में हूं ना, क्या कर रहे हैं? क्या क्या बेटा एग्जाम दे रहा है ऑनलाइन? ठीक है, तो उसको मेरा फोन उसके पास है, अब वो उसका पासवर्ड भूल जाता है बार बार. तो ये क्या करता है कि जो दो सेंडर्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश करता है. और इसके लिए जो टूल है उसका नाम नोट कर लीजिए, नियोट्रेस. 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 ठीक है, अब उसका नाम चेंज हो गया है. वैसे इसको कर दिया विजुअल रूट के नाम से. मैकेफी ने इसको खरीद लिया है. विजुअल ट्रेस. मैकेफी विजुअल ट्रेस. तो जो सेकंड मॉड्यूल है फुटप्रिंटिंग वाला, उसके अंदर आप नोट कर लीजिए तीन की पॉइंट्स. फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज. हाँ, इसी के अंदर समरी अलग से नोट कर लीजिए. इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज can be categorized into three phases. First one footprinting, second one is scanning, third one enumeration. फुटप्रिंटिंग के बारे में लिख लीजिए. It renders a unique security profile
of target system. It renders security profile, unique security profile of a system, target system. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो एक साथ लिख लीजिए जिससे याद रहे। क्या क्या? हु इज एरिन, जैसे आप यहां लिखेंगे हु इज एरिन, ये दोनों किस काम आते हैं एक साथ इस तरह से लिख लीजिए जिससे एक सिंगल शॉट में याद रहे आपको। ठीक है, टू ट्रेस आउट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए डोमेन। ठीक है, देन आया एनएस लुकअप। एनएस लुकअप के सामने लिख दीजिए इट रिवील specific users and zone transfers. Users and zone transfers. Then the last one, trace route. Used to target specific IP. This is all about footprinting. इतना ही है। ये वैसे तो जनरली हमने कहीं नहीं पढ़ा, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इसके ऊपर कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। देन कम्स स्कैनिंग और इनमरेशन को हम खत्म करेंगे, उसके बाद में हमारा काम खत्म। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए स्कैनिंग। इसके लिए भी टूल्स के नाम लिखाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वार डायलर। स्कैनिंग का मीनिंग तो पता है सबको कि जो हमने इंफॉर्मेशन हमको मिली है उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो उसके लिए जो टूल है उसका नाम लिख लीजिए वार डायलर। वार डायलर। वार डायलर्स। It is used to scan large pool of telephone numbers. Large pool of telephone numbers. एक बहुत फेमस कमांड है, आप लोगों ने काम में लिया होगा, पिंग। लिया है? हाँ, वायरलेस क्या, हर नेटवर्क को ट्रेस करने के लिए हम पिंग करते हैं, किसी भी आईपी को चेक करने के लिए वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, और वहीं पर हमको टीटीएल भी मिलता है। टीटीएल मिलता है, वहां पर टीटीएल क्या होता है, टीटीएल इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक पर्टिकुलर हेडर टाइप है जिसमें इंफॉर्मेशन आती है कि हाउ मच टाइम द कनेक्शन इज गोइंग ऑन, रेस्पॉन्स कितनी देर में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए पिंग। पिंग सेंड आउट एन ICMP इको मैसेज, इको रिक्वेस्ट पैकेट। यानी पहला प्रोसेस था स्कैनिंग में वार डायलर, दूसरा प्रोसेस है पिंगिंग। पिंग के लिए जो टूल है पर्टिकुलरली उसका नाम है पिंग डायलर। ठीक है, पिंग डायलर इज ए टूल। रिक्वेस्ट सेंड करता है किसके लिए, ICMP रिक्वेस्ट, ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट।
and awaits for ICMP echo reply message। समझना क्या है पिंगिंग। अभी तक हम क्या करते थे, पिंग ये हमने कमांड डाला, अभी तक हमको खाली इतना सा पता था कि हम पिंग करते हैं, आईपी एड्रेस डालते हैं, ठीक है। होता क्या है वो बता देता हूं कि ये क्या करता है, जैसे ही आपने पिंग दिया, पिंग करने के बाद ये इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। और रिक्वेस्ट क्या होती है, उस रिक्वेस्ट का नाम लिख रहा हूं यहां पर, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। आईसीएमपी के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फुल फॉर्म बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगी कहानी। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे ही आपने पिंगिंग किया तो जो पर्टिकुलर सिस्टम था, आपने क्या किया, पिंग करके ये मैसेज डाला, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट सेंड के अगेंस्ट में जो इंटरनेट डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन से रिप्लाई आएगा, और उस रिप्लाई को हम बोलते हैं इको, सॉरी, आईसीएमपी इको रिप्लाई। अब ये इको क्या बीमारी है, समझ में आ रहा है क्या? लिनक्स में हम लोग प्रिंट के लिए इको कमांड देते हैं, वो है ये। तो वो छप जाता है वहां पर स्क्रीन पे कि ये है, इतनी देर से ये अवेट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे टूल्स है इसके लिए, पिंगर है, ठीक है। कुछ टूल्स के नाम नोट कर लीजिए जिनके ऊपर कभी पूछा जा सकता है। जनरल टूल्स हैं, ठीक है, कहाँ काम आते हैं उसकी बात नहीं करेंगे। स्कैनिंग के लिए यूज होते हैं, नेट स्कैन, सुपर स्कैन, नेट स्कैन, सुपर स्कैन, ठीक है। दीज आर द टूल्स यूज्ड फॉर स्कैनिंग। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है प्रॉक्सी सर्वर्स से रिलेटेड। जानते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं? नहीं जानते हैं। एनोनिमाइजर्स, एनोनिमाइजर्स भी नहीं जानते हैं। बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर पे मैंने काम भी किया हुआ है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है वो समझना। प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को, एक सिंगल सिस्टम के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। उस इंटरनेट कनेक्शन को मैंने क्या किया है, डेलिब्रेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बहुत सारे ऐसे यूजर्स में। लेकिन उस प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से मुझे ये जो अंदर मेरे सिस्टम है जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनका आईपी एड्रेस कहीं नहीं जाएगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम का ही आईपी एड्रेस जिसके ऊपर मैंने कनेक्शन ले रखा है वही जाएगा। यानी एक तरह से हाइडिंग का एक प्रोसेस है प्रॉक्सी सर्वर्स, ठीक है। कुछ लोग, जब इंटरनेट बहुत महंगा था तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते थे, उस इंटरनेट की सर्विसेज का पैसा बचाने के लिए उन प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करते थे कि आपने कनेक्शन लिया हुआ एक के ऊपर और आप यूज कर रहे हैं उससे 50 कंप्यूटर्स। समझ रहे हैं?
कुछ हद तक वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि केवल और केवल एक अपना फाइनेंशियल लॉस बचाने का एक तरीका है। ठीक है, नोट कर लीजिए, प्रॉक्सी इज ए नेटवर्क कंप्यूटर that can serve as an intermediate for the connection with other computers. ये जनरली फायरवॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। They usually used as firewall. It is like a IP address multiplexer. ठीक है, स्कैनिंग के बारे में सिंगल लाइन इसको कंक्लूड करने के लिए, स्कैनिंग इज ए मेथड अडॉप्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड क्रैकर्स to discover more about a network. Then the last one, that is enumeration. If acquisition and non-intrusive attempt have not successful, non-intrusive attack have not successful, then attacker will try to find out valid user accounts active user accounts, valid user accounts, or poorly protected resource shares. कमजोर कड़ियों को ढूंढने की कोशिश करता है वो इस फेज में। पुअरली प्रोटेक्टेड रिसोर्स शेयर्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव कनेक्शंस active connections it involves active connections to system and directed queries.
टूल है इसके लिए एनबीटी स्कैन। नेट बायोस का नाम सुना है आपने? नेट बायोस, ठीक है, नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट एथिकल हैकिंग। कुछ एक चीजें और भी बच रही हैं, लेकिन मैं चला के उन पर नहीं जाना चाह रहा हूं, फिर वो ये होगा कि वो हम एथिकल हैकिंग करते रहेंगे। ये वो चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी, ठीक है। कल आप लोग क्यों नहीं आए थे एग्जाम देने? है, कोई भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा आपने? कभी नहीं पढ़ा नंबर सिस्टम? मतलब सिंपल सी बात यह है कि हम ये चाह रहे थे कि आप लोगों को पेपर पैटर्न कैसे पता करना है। जो सबसे बड़ी चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। टेस्ट कंडक्ट करने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगी। एमसीक्यू देने का पीछे रीजन बता देता हूं कि एमसीक्यू क्यों देते हैं या हम लोग क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे, ऑलमोस्ट सब कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ में ओएमआर फिल करने का जो प्रोसेस है, वो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति चूकता है। कल सर ने शेयर भी किया था, सुनील सर ने शेयर भी किया था, और ऐसा बहुतों के साथ होता है कि जब हम एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई थी कि जिससे आप जल्दी ओएमआर शीट को फिल कर सकते हैं। तो उसके पीछे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं करना क्या चाहिए, और फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो प्रैक्टिकली सही है वो चीज। कि जैसे सपोज करो अभी मेरे पास एक ओएमआर शीट का एक, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है, गंदा सा हो गया है, ये एक पैटर्न है ना। अब ये यहां पर जो नंबर लिख रखे हैं, यहां पर जो वो दे रखे हैं ऑप्शंस, उनको मुझे ब्लैक करना है। अब अगर आपने या तो एग्जाम शुरू होते ही आपने क्या किया, जैसे एग्जाम शुरू हुआ, जनरली बैंकिंग वाले या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जो अपियर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। कभी भी दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जब आपके पास बुकलेट आती है, तो बुकलेट आते ही आपको रफ काम के लिए पीछे की तरफ नहीं जाना है। जहां आपका क्वेश्चन है वहीं पे आपको रफ वर्क कर लेना है। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो समझ रहे, वहीं पे आप मार्क करो आंसर को। करेक्ट आंसर क्या है, एबीसीडी में से जो भी आंसर है उसको मार्क कर लो। पेन से मार्क कर लिया या पेंसिल से मार्क कर लिया। रिव्यू करने का अगर चांसेस है तो पेंसिल से मार्क करो, अदरवाइज पेन से मार्क करो। जब आपके 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं, जितने एक सीरीज में हैं, तो आप उनके ओवल्स ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो रिव्यू के लिए आपने छोड़ रखा है, उसको ब्लैक नहीं करना है। जैसे ही आपने उसको ओवल ब्लैक कर दिया, आपका एक पार्ट खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे सीन प्रीवियस एग्जाम में स्टूडेंट्स ने हमसे शेयर किए हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि या तो ओएमआर भरना रह जाता है, या ओएमआर भरते हैं तो वो जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन गलत सलत हो जाता है। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जाम में अपियर होते हो तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप डालते हो, फोन नंबर, आपका रोल नंबर है, आपका नाम है, आपको भरने से पहले उन ओवल्स को
काउंट कर लेना चाहिए कितने हैं कितने नहीं है, आपका नाम उतने लेटर्स का है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगह, हालांकि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब आप एग्जाम देने जाते हो। इन्विजिलेटर्स आपको हरेस करना स्टार्ट करते हैं, अरे तुमको इतना नहीं आता। उससे कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का मूड ऑफ हो जाता है और एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो आपने इनिशियली अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे? ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। आप सपोज करो आप अपना फोटो ले जाना भूल गए एग्जाम में, मैं सीन बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। फोटो ले जाना भूल गए और फोटो ले जाते वहां आपको कहा अरे तुम फोटो नहीं लाए, तुमको अपियर नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो तो ये सब चीजें लास्ट मिनट के जो प्रॉब्लम्स है उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसलिए जब भी आपका टेस्ट कंडक्ट हो, आपको टेस्ट देने के लिए आना है, भले ही आपको उसमें आता हो या नहीं आता हो। गलत आंसर पर फांसी तो लगी नहीं रही, अभी लगेगी, वो तो लगेगी जब एग्जाम होगा। समझ रहे हो बात को? एग्जाम होगा तभी तो गलत कटेगा नंबर। अभी होगा माइनस में चला जाएगा, कितना माइनस में चला जाएगा? आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि हमारे पास इतने क्वेश्चन हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम 100 क्वेश्चन दे सकते हैं और उनमें से एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। था कोई रिपीटेड क्वेश्चन? नहीं था, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन यूनिकली नंबर सिस्टम के ऊपर। अब आप ये सोचिए कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो 100 क्वेश्चन तो आपके पास जमा हो गए ना। उस 100 क्वेश्चन में से सपोज करो मैं मानता हूं नंबर सिस्टम का वेटेज 3 क्वेश्चन का है, 3 क्वेश्चन का वेटेज मैं मान के चलता हूं कि नंबर सिस्टम के ऊपर आएगा। वो 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, उन 100 में से कोई ना कोई तो आएगा ही। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। तो होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो आप लोग